बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी की। ये एक टेस्ट सीरीज है समझ लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे नए क्वेश्चन ऐड किए हैं। एक दो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन इसमें मेरे द्वारा बनाए हुए नए क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। और मैंने टाइपिंग भी इसीलिए नहीं करवाई, क्योंकि किसी भी टाइप राइटर को दे दो टाइप करने के लिए तो वो कुछ ना कुछ गलतियाँ कर ही देता है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस टेस्ट सीरीज़ को मैं अपने माध्यम से खुद ही लिख के डिलीवर करूँगी बच्चों को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, किसी भी कार्य को नियमित रूप से जारी रखने के लिए क्या आवश्यक है। देखो, किसी भी कार्य को जब हम डेली करते हैं ना तो बोर हो जाते हैं। जैसे डेली पढ़ाई करना है तो हमें क्या हो जाती है, बोरियत हो जाती है ना। हम परेशान हो जाते हैं कि डेली डेली यही पढ़ना है, अरे डेली यही काम करना है। लेकिन जब हम डेडिकेट होते हैं उस काम के प्रति, हमारे अंदर मोटिवेशन होती है, प्रेरणा होती है, हम बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, तभी तो हम उस काम को डेली कर पाएंगे ना। तो किसी भी काम को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा? मोटिवेशन या फिर प्रेरणा की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवधान के आंतरिक निर्धारक तत्व हैं। अवधान के जो आंतरिक निर्धारक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं बताइए। आप लोग भी अपना आंसर बताइए, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, आंतरिक की बात कर रहा है, बाह्य की नहीं बात कर रहा है। तो पहली बात, जब आंतरिक की बात कर रहा है तो आंतरिक में क्या क्या आ जाते हैं? हमारा व्यक्तित्व, हमारी रुचि, हमारी उपलब्धि, हमारा लक्ष्य, हमारी मनोवृत्ति कैसी है, यही सारी चीज़ें तो हमारा आंतरिक निर्धारक तत्व है ना किसी के प्रति। तो आंतरिक निर्धारक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। रुचि का मतलब ये, जब किसी चीज़ को पढ़ने में, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, रुचि ही नहीं होगी तो कैसे पढ़ोगे। तो रुचि तो मैटर करती ही। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। आपका लक्ष्य, आप जो पढ़ रहे हो, आप जो सीख रहे हो, आप जो लर्निंग कर रहे हो, उसके लिए आपका लक्ष्य क्या है। मैंने क्या कहा था, अधिगम हम लोग तभी करते हैं जब हमारा क्या होता है, एक लक्ष्य होता है। आप सीटेट की पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि इन फ्यूचर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आपको टीचर बनना है ना। ऐसे ही सीटेट पास करके डिग्री रख लेनी है, सर्टिफिकेट रखने के लिए थोड़ी ना पढ़ाई कर रहे हो। फ्यूचर में आप टीचर बनना चाहते हो, इसीलिए ना, है ना। तो एक लक्ष्य होना चाहिए। आंतरिक निर्धारक तत्व क्या हो गया? लक्ष्य। अभिवृत्ति, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका नज़रिया क्या है, या फिर आपकी मनोवृत्ति क्या है। ठीक है, तो अभिवृत्ति का मतलब आपकी मानसिक स्थिति है ना। मानसिक स्थिति का मतलब चीज़ों को आप कैसे लेते हो, कैसे आपका नज़रिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप कैसे सोच पाते हो। ठीक है, जैसे कि एक गिलास भरा हुआ रखा है, आधा गिलास रखा हुआ है पानी। ठीक है, वही दूसरा बच्चा उस गिलास को बोल रहा है कि आधा भरा हुआ है और आप कह रहे हो आधा खाली है ना। तो ये हमारा नज़रिया हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है तो आप क्या बोलते हो, मेरी 50% तो तैयारी हो चुकी है और 50% और पढ़ूंगा, टॉप कर दूंगा। और दूसरा जो है बच्चा कहते हैं कि मेरी तो यार अभी 50% ही तैयारी है, आगे 50% कैसे करेंगे। ये क्या है? ये नज़रिया है ना, ये आपका दृष्टिकोण है, चीज़ों को देखने का ये आपका तरीका है। ठीक है, आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो। ठीक है, तो ये होती है ये होती है अभिवृत्ति। ठीक है, तो अवधान के आंतरिक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक अवस्था क्या है। अच्छा हाँ, इसका मैंने आंसर बता देती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक अवस्था क्या है। भाई अब तो हमने बता ही दिया है आपको, इसका आंसर बी होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन फंस गया, है ना। तो क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान केंद्रित करने के लिए जब तक आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, जब तक आपको रुचि नहीं है, मान लो आपको मैथ नहीं अच्छी लगती है सपोज,
आप उसमें कंसंट्रेट कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, है ना, आपकी रुचि ही नहीं है उस सब्जेक्ट में, है ना। तो जब तक आपके अंदर रुचि नहीं होगी, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे, है ना। तो इंटरेस्ट आपका बहुत मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? देखो, संवेग क्या होते हैं हमारे, ये गुस्सा, क्रोध, दया, करुणा, है ना, ये जितने भी इमोशंस होते हैं ना, ये हमारे संवेग होते हैं, ठीक है। और खेल के माध्यम से क्या करता है, बच्चे संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है, इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करना सीखता है। जब बच्चा जो है बच्चों के साथ खेलेगा तो पहली बात तो क्या है, वो सामाजिकता सीख रहा है ना, अपने दोस्तों के साथ सामंजस्य बिठाना भी सीख रहा है, ठीक है। दूसरी बात, कभी वो हार गया, कभी वो जीत गया, तो उसको उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, कैसे अपने आप को कैसे खेल में सामंजस्य बना के रखना है, ये सारे कौशल सीखता है, ठीक है। तो खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। ये क्या है? ये संवेगात्मक विकास है। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि गेम में हमेशा आप जीतोगे, गेम का मतलब क्या होता है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। लेकिन मैं दो बातें बताती हूँ क्रिकेट में। MS धोनी, अगर कोई लड़का देखता होगा, लड़के लड़कियाँ दोनों आजकल क्रिकेट देखते हैं, MS धोनी और विराट कोहली दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, है ना, इंडिया के बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन धोनी को और विराट कोहली को दोनों को जानते हो, विराट कोहली जो है जीतता है तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट हो जाता है, हारता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल उसका रवैया हो जाता है। वहीं पे धोनी जीतता है तब भी वैसी ही उसकी वो रहती है, मुस्कुरा देता है, और हारते हैं तब भी अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। ये क्या है? धोनी का जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि धोनी ने किसी भी क्रिकेटर को अपशब्द कहें, कभी गुस्सा दिखाया, ऐसा आपने कभी सुना हो तो बताइए, है ना। तो ये क्या है? ये संवेग का नियंत्रण ही तो है, संवेगात्मक विकास ही है तो ना। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, ये क्या है? ये संवेगात्मक विकास है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वातावरण मतलब हमारा पर्यावरण, मतलब वातावरण कैसा है, चारों तरफ कैसा माहौल है। विषय वस्तु, जो विषय वस्तु आप लर्निंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वो कैसी है, आपको अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है, उसमें आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें। पूर्व ज्ञान, जो आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो, इसे कहते हैं पूर्व ज्ञान, ठीक है। शिक्षण विधि, जो आपको लर्निंग कराने जा रहा है टीचर, उसने कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया है ना। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं भैया? वातावरण तो हो ही सकता है, क्यों? जब तक आपको शांत, सुखमय और सरल वातावरण नहीं मिलेगा, एकदम जहाँ पढ़ते हो आप वहाँ पे रोज़ लड़ाई झगड़ा दंगा होता रहेगा, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग तो उधर लगा रहेगा, है ना। विषय वस्तु, जो आप पढ़ने जा रहे हो वो विषय वस्तु कैसी है, आपके लिए विषय वस्तु रुचिकर है या नहीं है, मैटर करता है। पूर्व ज्ञान, आपके अंदर जो विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में आपका ज्ञान कितना है, आप पहले से कितना अवेयर हो उस विषय वस्तु को लेके। शिक्षण विधि, जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैसी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। तो आप एक बात बताइए, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अब क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ए सही है, ठीक है, फिर कह रहे हैं बी तथा सी सही है, थर्ड में देखिए कह रहे हैं इसमें से कोई नहीं सही है और सभी चारों सही हैं। तो भैया सभी चारों सही है ना, है ना, क्या है? सभी चारों सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखो, इससे ज़्यादा एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है। मैंने जितना भी टफ बन सकता था उतनी ज़्यादा ये टेस्ट सीरीज़ टफ बनाई है, और इससे ज़्यादा टफ हो ही नहीं सकता है कुछ भी। अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर लेते हो तो बिलीव मी आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं,
तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सभी चारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? जब मैंने अधिगम संबंधी वक्र पढ़ाए थे, आप लोग देखते नहीं हो लेक्चर, जिन्होंने देखा है उनका आंसर सही होगा, है ना। आप लोग आंसर भी करते जाइए। अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 वक्र होते हैं अधिगम के। कौन कौन से होते हैं मैं ये भी बताते चलती हूँ। अधिगम के 4 वक्र होते हैं। नंबर 1 होता है सरल रेखीय निष्पादन संबंधी वक्र। इसमें क्या होता है कि आप जितना अधिगम करते हो उतना ही टाइम लगता है। जैसे कि आप 1 घंटे में एक पाठ याद कर रहे हो, तो क्या है, आपको टाइम भी 1 घंटा लग रहा है और आपने पाठ भी एक ही याद किया है। दूसरा होता है उन्नतोदर या बढ़ता हुआ वक्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको टाइम तो लगता है कम, लेकिन आपका आउटपुट जो होता है अधिगम होता है ज़्यादा। जैसे कि आपने 1 घंटे में 5 पाठ याद कर लिए, 2 घंटे में 12 पाठ याद कर लिए, 3 घंटे में 16 पाठ याद कर लिए। ये क्या है, आपको टाइम तो देखो कम लग रहा है ना, लेकिन आपका क्या है, अधिगम ज़्यादा हो रहा है ना, है ना। तीसरा होता है नतोदर या घटता हुआ वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें अधिगम में टाइम तो लगता है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन अधिगम होता है कम। जैसे 1 घंटे में कभी कभी आप एक ही पाठ नहीं याद कर पाते हो, 2 घंटे में आप एक पाठ नहीं याद कर पा रहे हो, 3 घंटे में आप 2 पाठ नहीं याद कर पा रहे हो। तो क्या हो रहा है, इसमें टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, अधिगम कम हो रहा है, तो इसे घटता हुआ या नतोदर वक्र कहेंगे। और चौथा होता है अधिगम का मिश्रित या सर्पिलाकार या मिश्रित या एस टाइप वक्र इसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है बच्चे, कभी कभी तो आपको लर्निंग अधिगम करने में बहुत मज़ा आता है, आप 1 घंटे में 5 पाठ याद कर लेते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे में आप 2 पाठ भी याद नहीं कर पाते हो। तो ये क्या है, कभी आप अधिगम ज़्यादा कर रहे हो, कभी कम कर रहे हो, ये क्या है, दोनों का मिक्स है ना, तो इसे मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने चारों बता दिए कि वक्र कौन कौन से होते हैं, वो भी बता दिया मैंने। अधिगम के कितने वक्र होते हैं? 4 होते हैं, और 4 कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, एक काम किया करिए, जब ये वाला सीरीज अटेंड किया करें तो एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए, आप बहुत अच्छे से लर्निंग करोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी व्यवहारवादी सिद्धांत दिए थे। देखो, मैंने ये वाला लेक्चर कराया है यूट्यूब पे, आप जाइए और देखिए, फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अधिगम संबंधी व्यवहारवादी सिद्धांत, अगर बच्चे हम व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात करें ना, तो व्यवहारवादी सिद्धांतों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी सिद्धांत दिए थे थॉर्नडाइक ने, ठीक है, B.F. स्किनर ने, इवान पी पावलोव ने, क्लार्क एंड हल ने, सभी ने दिए थे ना, है ना। तो व्यवहारवादी कौन कौन से थे? क्लार्क एंड हल, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, ये सभी व्यवहारवादी थे। और संज्ञानवादी कौन कौन से थे? संज्ञानवादी में कर्ट लेविन, कोफका और 1-2 मनोवैज्ञानिक और थे। व्यवहारवादियों में भी संज्ञानवादियों में 4-5 मनोवैज्ञानिक थे, और व्यवहारवादी में ये थे। ठीक है, तो अब आपसे क्या, ये सारे नाम दे दिए चारों, अब आपसे पूछ रहा है ए सही है, ठीक है, बी तथा सी सही है, कोई सही नहीं है, या फिर चारों सही है। बच्चे चारों सही होगा इसमें, क्यों? क्लार्क एंड हल भी थे व्यवहारवादी सिद्धांतों में, इवान पी पावलोव भी थे व्यवहारवादी सिद्धांतों में, थॉर्नडाइक भी थे व्यवहारवादी सिद्धांतों में, और स्किनर भी थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा आपका। ठीक है, सभी चारों सही होंगे। ओके, आपको इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आप पेन लेके बैठोगे तो और अच्छे से लर्निंग कर लोगे, है ना, और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। संज्ञानवादी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी। अब ये क्या, ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, ए सही है या फिर बी सही है या फिर दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। संज्ञानवादी संप्रदाय को गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो केवल ए ही सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, है ना, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अधिगम संबंधी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? देखो देखो बच्चे, थॉर्नडाइक ने जो अधिगम संबंधी नियम दिए थे, ठीक है, तो पहली बात तो अधिगम संबंधी 2 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। कौन कौन से? प्राथमिक नियम या मुख्य नियम जिन्हें कहते हैं, और द्वितीयक या गौड़ नियम। ठीक है, प्राथमिक नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने दिया था अभ्यास प्रभाव का नियम। ठीक है, अभ्यास प्रभाव एक तत्परता का नियम था, और द्वितीयक नियमों के अंतर्गत 5 नियम दिए थे। ठीक है, तो अभ्यास प्रभाव ये सारे जो सिद्धांत, मतलब ये तो नियम हो गए थॉर्नडाइक के प्राथमिक और द्वितीयक। फिर थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। और बिल्ली को उन्होंने बताया था, मेरा ये वाला लेक्चर जो थ्योरेटिकल है आप देखिए, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा वहाँ पे मैंने सब कुछ समझाया है। ठीक है, तो वो बिल्ली क्या करती है? बार बार गलत अनुक्रिया करती है, बार बार गलती करके क्या करती है? लर्निंग करती है, बार बार अपनी गलतियों से सीखती है और एक दिन अधिगम कर लेती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और ये सिर्फ और सिर्फ किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका मानना था कि मानव तथा पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं? मतलब किन लोगों का मानना था कि मानव भी अधिगम कर सकता है और पशु भी अधिगम कर सकता है? पहली बात तो अभी मैंने आपको बताया, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों पर किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक ने बता दिया था कि बिल्ली भी अधिगम कर सकती है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये सब लोग कौन हैं? ये लोग व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं। हमने बताया ना, 2 तरह के मनोवैज्ञानिक आए थे, है ना? कौन कौन से? व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। एक लोगों का मानना था, व्यवहारवादियों का मानना था कि हम कोई भी लर्निंग करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो व्यवहार करके सीखते हैं, गलतियों के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, और क्या बोला था व्यवहारवादियों ने? बोला था मानव तथा पशु दोनों अधिगम कर सकता है। ठीक है, और क्या बोला था व्यवहारवादियों ने? व्यवहारवादियों ने बोला था अधिगम में टाइम लगता है, ऐसा ही नहीं है कि तुरंत हो जाता है। और संज्ञानवादियों ने इसका जस्ट उल्टा बोला। संज्ञानवादियों ने कहा जी नहीं, अधिगम सिर्फ मानव कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। दूसरी बात, संज्ञानवादियों ने बोला था अधिगम में टाइम नहीं लगता है, अधिगम हम तुरंत कर लेते हैं। अचानक जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस समस्या का समाधान करके लर्निंग कर लेते हैं, तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसका मानना था कि मानव तथा पशु दोनों अधिगम कर सकता है? ठीक है, तो दोनों अधिगम ऐसा किसने माना था? तो ऐसा सिर्फ माना था व्यवहारवादियों ने। किसने माना था ऐसा? व्यवहारवादियों का मानना था कि अधिगम मानव भी कर सकता है और पशु भी कर सकता है। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए सही है, बी सही है, ए तथा बी दोनों सही है, डी सही है। जब आपको पता है कि ऐसा सिर्फ व्यवहारवादियों ने बोला था, है ना, तो आप क्या लगाओगे? व्यवहारवादियों वाला आंसर लगा दो, ए वाला सही हो जाएगा। आप लोगों को तो सब पता है, मैंने सब कुछ पढ़ा ही दिया है ऑलरेडी, है ना। तो किसका मानना था कि अधिगम मानव और पशु दोनों कर सकते हैं? व्यवहारवादियों का मानना था भैया कि अधिगम मानव भी कर सकता है और पशु भी कर सकता है। इस दुनिया में अधिगम मानव भी कर सकता है और पशु भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल मानव ही अधिगम कर सकता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अधिगम संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम किसने नियम का प्रतिपादन किया था? भैया अधिगम के नियम किसने दिए थे इनमें से? तो इनमें से अधिगम के नियम दिए थे किसने? थॉर्नडाइक, जंग, बेलक, स्पीयरमैन। अभी मैं बता रही हूँ कि सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, इन लोगों ने दिए थे ना। तो इनमें से वो लोग तो हैं नहीं, तो थॉर्नडाइक ही हैं, तो थॉर्नडाइक ही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने मुख्यतः नियम दिए थे। थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे, प्राथमिक और द्वितीयक नियम, तृतीयक नियम। ऑप्शन डी है तृतीयक नियम। ये सारे क्वेश्चन हैं। अभी आपसे मैंने बताया कि थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक नियम। ठीक है, प्राथमिक नियमों के अंतर्गत उन्होंने 3 नियम दिए थे, वो आप थ्योरी में जाइए पढ़िए। और द्वितीयक नियमों के अंतर्गत 5 नियम दिए थे। ठीक है तो देखो, ऑप्शन नंबर ए है कि थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे। बी है कौन से नियम? प्राथमिक नियम। ठीक है, सी है द्वितीयक नियम, डी है तृतीयक नियम। देखो, तृतीयक नियम तो दिए ही नहीं थे, तो कहाँ से सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि ए सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ए बी सी तीनों सही हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है चारों सही है। तो देखो कि ए सही है, ठीक है, ए तो सही है, और ए बी सी तीनों सही हैं। भाई, थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे, प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम, तो ए भी सही है क्योंकि 2 प्रकार के नियम दिए थे। और बी भी सही है, प्राथमिक नियम, और सी भी सही है, द्वितीयक नियम। तो ए बी सी तीनों सही हो रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्योंकि क्या है, इन्होंने बोला है कि तीनों सही हैं, और 4 वाला तो डी वाला तो गलत ही हो जाएगा, है ना। तो ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। थॉर्नडाइक ने द्वितीयक नियमों के अंतर्गत कौन सा नियम दिया था? थॉर्नडाइक ने द्वितीयक नियमों के अंतर्गत कौन सा नियम दिया था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो बहुक्रिया का नियम, पुनर्बलन या प्रबलन का नियम। ऑप्शन सी है परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, त्रितत्व का सिद्धांत। देखो, पुनर्बलन और प्रबलन का सिद्धांत तो क्लार्क एंड हॉल ने दिया था। परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत शायद इवान पी पॉलोव वगैरह ने दिया था। त्रितत्व का सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है ही नहीं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने द्वितीयक नियमों के अंतर्गत 5 नियम दिए थे। उसमें कौन कौन से थे? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति का नियम, और दो और कोई थे, है ना। तो ये बहुक्रिया का नियम क्या है? थॉर्नडाइक का द्वितीयक नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं मेरे, जाइए मेरे लेक्चर देखिए, चीज़ें और मज़ा आएंगी आपको करने में। ठीक है, थॉर्नडाइक कहाँ के थे, मतलब कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक? फ्रांस के, अमेरिका के, स्विट्ज़रलैंड के या चेन्नई के? देखो, चेन्नई के तो होंगे नहीं, क्या कि ये चेन्नई के हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चेन्नई तो हो जाएगा गलत हो गया चेन्नई। स्विट्ज़रलैंड के नहीं थे, फ्रांस के भी नहीं थे, बचा अमेरिका। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है अभी आपको मैंने बताया है, जो बहुक्रिया का नियम है ये थॉर्नडाइक का द्वितीयक नियम है। ठीक है, द्वितीयक या गौड़ नियम है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये क्या है? थॉर्नडाइक के मुख्य या प्राथमिक नियम है ना। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा बहुक्रिया का नियम। क्यों? क्योंकि वो शामिल नहीं है प्राथमिक नियमों में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छात्रों को ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये सब कहना क्या है? ये सब आप बच्चों को बोलते हो तो ये क्या है? तो पहली बात तो ये पुनर्बलन होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पुनर्बलन 2 प्रकार से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। जब आप किसी बच्चे से कहते हो अरे तू तो निकम्मा है, तू तो, मान लो कोई किसी बच्चे के कम नंबर आए या फिर किसी गेम में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उस बच्चे ने, और वो हार जाए, तो आप उससे बोलते हो अरे तू तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता है, तू तो निकम्मा है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना, तू तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा गिरा हुआ है। ये सब क्या है? ये नकारात्मक पुनर्बलन है, और किसी भी बच्चे को आपको बोलना ही नहीं चाहिए, ना किसी बच्चे को बोलना चाहिए, ना किसी परिजन को बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। बच्चे इससे डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में जाते हैं।
दूसरी बात, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, है ना, पुरस्कार देना। तुम घर में बोलो, मतलब घर में माँ पेरेंट्स बोलते हैं ना कि तुम इस बार टॉप करके दिखाओगे तो मैं साइकिल लेके आऊँगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, हमारे घरों में बोला जाता था ना हमसे। ये क्या है? ये सकारात्मक पुनर्बलन होता है, ठीक है, बच्चे को मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? देखो, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत संज्ञानवादियों ने दिया था। किसने दिया था? संज्ञानवादियों या गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। हाँ, तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत। देखो, व्यवहारवादियों का मानना था कि हम करके सीखते हैं, गलतियाँ करके सीखते हैं, लेकिन जो संज्ञानवादी थे वो मानते थे कि कोई भी समस्या हमारे पास आती है तो हम उसका समाधान कर लेते हैं अपनी सूझ के द्वारा। तो ये सिद्धांत किसने दिए थे? गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादियों ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक के पास होना चाहिए एक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विषय का ज्ञान नहीं होगा तो वो पढ़ाएगा क्या, ठीक है। शिक्षण पद्धति का ज्ञान होना चाहिए भैया, शिक्षण पद्धति का ज्ञान नहीं होगा टीचर के पास तो वो पढ़ाएगा कैसे, है ना। विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो वो पढ़ाएगा क्या, और शिक्षण पद्धति का ज्ञान नहीं होगा तो पढ़ाएगा कैसे। छात्रों के विषय में ज्ञान नहीं होगा तो वो किसको पढ़ाएगा, है ना। हर एक बच्चे के बारे में टीचर जानेगा नहीं, हर बच्चा कैसा है, कैसे वो लर्निंग कर सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं तीव्र, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ अल्प बुद्धि होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि होते हैं, है ना। तो और कोई अच्छे वातावरण से आता है, कोई गलत खराब वातावरण से आता है, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो बच्चों के विषय के बारे में टीचर को नॉलेज नहीं होगी तो वो पढ़ा ही नहीं पाएगा, है ना। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, चारों सही हो जाएंगे। डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वाला सीरीज, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है आपके दोस्तों में। अगर आपको बेनिफिट मिलता है ना तो आपके दोस्तों को भी मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।